बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आज आपने शुरू कीजिए संजीव झा जी। आज आपने वो काले कानून जो संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास कराया, आज वो कानून कैसे अनडेमोक्रेटिक है इसकी चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक काम इसलिए करने पर मजबूर हुए क्योंकि 2013 में आंदोलन से आई हुई पार्टी की सरकार बनी और जब 2013 में सरकार बनी तो पहली बार देश में ऐसा हुआ कि कोई पार्टी अगर दिल्ली की या देश की जनता से जो वादा करे वो वादा पहले दिन से उस पर काम करना शुरू कर दे। नहीं तो होता यही रहा था कि मैनिफेस्टो केवल चुनाव के पहले बनता था, बाद में कुछ को देखता नहीं था। इसकी परंपरा की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की कि अगर कहा कि हम बिजली आधी करेंगे, पानी मुफ्त करेंगे, तो 48 घंटे के अंदर 104 डिग्री फीवर हुआ था उनको उस टाइम। 104 डिग्री फीवर होने के बावजूद दिल्ली की जनता के किए गए वादे को पूरा किया। 49 दिन की सरकार थी। उस 49 दिन की सरकार में पहली बार दिल्ली की जनता को लगा कि कोई सरकार आम आदमी या आम आदमी के किसी काम को सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर से जाए तो हो पाएगा। और 49 दिन के उस टेलर का परिणाम यह हुआ कि 2015 का जब चुनाव हो रहा था तो 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक इतिहास बनाया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी को 53% से ज्यादा मत मिले। मुझे याद है जिस दिन 2015 में रिजल्ट आया था उसी दिन अमित शाह जी के बेटे की शादी थी। 2015 के रिजल्ट के कारण अमित शाह जी के बेटे की शादी में बैंड नहीं बजाया था क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनका बैंड बजाया था। बस कहानी यहीं से शुरू हुई कि समंदर को इतनी सी बात बस खल गई कि मेरे ऊपर कागज की छोटी सी नाव कैसे चल गई। उसके बाद से साजिश शुरू हुआ। इसी सदन में हमने मई 2015 में एक इलीगल चिट्ठी आई थी और कहा था कि सर्विसेज अब दिल्ली सरकार का विषय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में 66 एंट्रीज हैं। इस 66 एंट्रीज में 3 एंट्री 1, 2, 18 यानी लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये 3 एंट्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंट्रीज हैं ये सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं। ये में कहा गया था। लेकिन एंट्री 41 जो सर्विसेज की बात थी, उन्होंने कहा कि अब एंट्री 41 भी एंट्री 1, 2, 18 के साथ होगा। इस बात को लेकर हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में मसला चलता रहा, लेकिन सर्विसेज के लेने के बावजूद इनको लगा कि काम कैसे होगा, अधिकारी हमारे पास रहेगा, हम काम नहीं करने देंगे। काम की गति धीरे जरूर हुई लेकिन काम को रोक नहीं पाए। फिर एक एक कर जितनी एजेंसी दिल्ली सरकार के पास थी, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो रहा हो, चाहे सर्विसेज रहा हो, सब ले लिया। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को, उनके सरकार के जज्बे को कम नहीं कर पाए। उसी समय पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इसी सदन के 21 विधायक को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कारण का केस लगा करके सजा निरस्त कर दिया गया। उसमें मैं भी एक था। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना चुनाव हारे हम एक्स हो गए और बिना चुनाव लड़े जीते हम फिर विधायक बन गए। ये भी इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साजिशों का दौर चलता रहा। 2018 में फैसला आया
संवैधानिक पीठ का। उस फैसले में क्लियरली कहा गया कि एलजी जो है वो एड एंड एडवाइस से बाउंड है। लेकिन उसके बावजूद फिर 2020 का चुनाव हुआ। 5 साल के अरविंद केजरीवाल जी के काम पर पहली बार किसी सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने काम किया तो काम के नाम पे वोट करना। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब इतनी साजिश कामयाब नहीं हो पाई तो 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का नहीं था। 2020 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उसी फिर रेडिकल लाइन पे लड़े, दूसरी पे धर्म पे पता नहीं क्या क्या नहीं की। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के गृह मंत्री दिल्ली के कोने कोने में जाकर पर्चे बांट रहे थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हमने काम किया है तो काम के नाम पे वोट करना, फिर इसी दिल्ली की जनता ने 53% वोट देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। जब तीसरी बार सरकार बनाया फिर एक बिल लेकर 2021 में आ गए कि अब एलजी ही मुखिया होगा, बिना एलजी के सैंक्शन के कोई फाइल नहीं जाएगा। और फिर तमाम तरह की नीचता कह लीजिए होना शुरू हो गया। सारे विकास के काम रोक दिए गए, जो दिल्ली के वेलफेयर के काम को रोकने की साजिश की गई। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के जज्बे को कम नहीं कर पाए। 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। दूसरी बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा कि एलजी एड एंड एडवाइस कैबिनेट के लिए बाउंड हैं। उन्होंने कहा कि सर्विस दिल्ली सरकार का विषय है। मैं अमित शाह जी को संसद में सुन रहा था। अमित शाह जी कह रहे थे कि 239 AA7A में केंद्र को दिल्ली के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि अभी संवैधानिक पीठ ने इसी विषय को जुडिशियल रिव्यू के संविधान पीठ ने भेजा है कि 7A में केंद्र सरकार के वास्तव में क्या अधिकार है या पार्लियामेंट कोई काउंटर है कि नहीं है। लेकिन अगर ठीक से आप पढ़ेंगे तो 7B 239 AA7B ये कहता है कि आपको पार्लियामेंट 239 AA7B stipulate that Parliament's law making under Article 239 AA7A shall not be deemed to be an amendment of the Constitution। कहता है कि कानून बनाने का अधिकार है पर अमेंडमेंट करने का अधिकार आपको नहीं है। ये कह रहे हैं कि 239 AA3B कहता है संसद किसी भी विषय में कानून बना सकता है। हाँ, बना सकता है, पर वो फ्रेश कानून बना सकता है। क्योंकि 239 AA3C ये कहता है कि आप अमेंड नहीं कर सकते। तो अगर आप, इसका मतलब यह है कि अगर आप एंट्री 1 to 18 के साथ 41 को ला रहे हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के साथ अगर आप सर्विस को ऐड कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जिसका प्रोविजन 368 में है। तो अब इसका मतलब यह है कि किसी एक्ट के से आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, यह प्रोविजन कहता है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड किया है पार्लियामेंट में। आपने कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड करके दिल्ली के जनता के अधिकार को छीना है। आपने कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉड करके आपने दिल्ली के जनता को गुलाम बनाया है। आपने एक बात और कर रहे थे, कह रहे थे अमित शाह कह रहे थे कि इससे पहले तो कोई विवाद नहीं हुआ और इसीलिए मैं पार्लियामेंट दिल्ली के विधानसभा के प्रोसीडिंग्स को भी लेकर के आया हूं। मैं मानता हूं कि 2014 के बाद वो दिल्ली आए, तो 2014 के बाद की इतिहास की जानकारी, बाद की जो प्रक्रिया, उनकी जानकारी दिल्ली की होगी। और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की टीम भी नहीं है, तो थोड़ी रिसर्च भी कर ले। 2002 में चीफ मिनिस्टर जो तत्कालीन थी वो एक रूल 107 मोशन लेके आए थे, और वो मोशन भी यही था कि उस समय में भी होम मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिख करके जीएनसीटी कहा कि ये इसका मतलब एलजी है। उस समय में भी कहा गया कि एंट्री 41 केंद्र का विषय है, स्टेट का विषय नहीं है।
और उस समय में शीला जी ने मोशन मूव किया था कि आपने दिल्ली के चुनी हुई सरकार के क्वेश्चन राइट को आप हजर्फ कर रहे हो। ऐसे 700 डिविजन चर्चा इस सदन में हुआ कि किस तरह से चुनी हुई सरकार की शक्ति को एलजी सुपरसीड कर रहा है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये पहले भी चर्चा होती रही है सदन में, इस बात पर खूब गहन मंथन हुआ। तो अगर आप इस बात को सदन में कह रहे थे अमित शाह जी, तो सदन में आप झूठ बोल रहे थे। वैसे तो आप लोगों की झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का आपका अपना एक इतिहास है। आप जिसका सच से लेना देना नहीं होता है उसको भी आप साबित कर लेते हो। तो मेरा यह मानना है अध्यक्ष महोदया कि दिल्ली की जनता से बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अमित शाह कह रहे थे कि ये तो सुपारी पार्टी है। वैसे सुपारी किस दुनिया में, सुपारी से बड़ा प्यार है उनको, क्योंकि सुपारी वालों की एक दुनिया है जहां सुपारी ली जाती है और दी जाती है। मैं गृह मंत्री के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस जगत में सुपारी की चर्चा होती है, हाँ, तो उस जगत से मुझे लगता है कि कोई रिश्ता नाता ज्यादा होगा। लेकिन वो सुपारी या गर्दन में अटक जाए ना, तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। गर्दन में अटकी पड़ी है आपको सुपारी। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के जनता के संवैधानिक अधिकारों की हत्या की गई है, इसको कभी देश माफ नहीं करेगा। पूरी जो आप देखिए एक चुनी हुई सरकार की शक्ति की आत्मा 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, एड एंड एडवाइस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में चुनी हुई सरकार की मूल आत्मा है कि चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे। दूसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जब मैं कहता हूं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि सरकार के 2 अंग हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुनी हुई सरकार। अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव को अपने पास रख लोगे तो फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कहां से। और तीसरी बात, जो संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया, ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे मिनिस्टर्स के लिए, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए, और ये लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होगा जनता के लिए। ये पूरा चेन है। इस पूरे चेन में अगर आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर कर दोगे, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। पूरे 102 से लेकर 110 पैरा में अच्छे से समझाया संवैधानिक पीठ के फैसले में कि आखिर किस तरह से चुनी हुई सरकार के लिए ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार होंगे। पैरा 106 में कहा, अंडर द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द ट्रिपल चेन ऑफ कमांड एज फॉलोज: सिविल सर्विस ऑफिसर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर, मिनिस्टर अकाउंटेबल टू परमानेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, एंड पार्लियामेंट लेजिस्लेचर अकाउंटेबल टू द इलेक्टोरेट। आपने सुप्रीम कोर्ट के उस ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने खत्म कर दिया, आपने एक अथॉरिटी बना दी। और अथॉरिटी कैसी है कि उसमें 3 लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी। अब एक बात बताइए आप, वो कहता है कि उसकी कोरम 2 लोगों से होगी, तो अगर चेयरमैन नहीं भी है और अगर ये बैठ जाएंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा। मीटिंग कन्वेन करने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी होंगे, होम सेक्रेटरी,
तो मीटिंग कन्वेन करने की जिम्मेदारी है उनकी। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मीटिंग बुला करके फैसला ले ले तो चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता। पहला हम कोई ऐसी बॉडी हम देख रहे हैं जिसके चेयरमैन बिना चेयर का है, और पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया। कहा कि अगर यहां किसी तरह की आपस में मतैक्य नहीं होंगे, आपस में एक मत नहीं होंगे, तो एलजी फैसला करेगा और एलजी अपने विवेक से फैसला करेगा। अरे ये कैसा, ये राजतंत्र तो नहीं है ना। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोग, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, हम विधायक हो, संविधान से बंधे हुए हैं। किसी के लिए स्वविवेक का जगह नहीं है कि आप स्वविवेक से फैसला ले लो। किसने अधिकार दिया आपको? किस पर तहत लेंगे आप? स्वविवेक से फैसला लेंगे आप? तो अगर आप स्वविवेक से फैसला लेने का मतलब है कि आप संविधान से ऊपर हैं, आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस से ऊपर हैं, आप जनतांत्रिक मूल्य से ऊपर हैं। आप इस देश ने जब प्रोसेस की बात आई तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को चुना गया, और उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस में किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई। तो मुझे लगता है कि समझिए इस देश के संविधान से किस तरह से खेला गया है कि आज एक व्यक्ति को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बैठा दिया गया। कहा उसकी जो मर्जी होगी वो फैसला लेगा, वो फैसला बाइंडिंग होगा। कंप्लीट कीजिए। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदया कि इकबाल साहब ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमारे कुछ साथी नहीं है यहाँ, हो सकता है कि सरकार में आज हम कल नहीं रहेंगे, सरकार किसी की भी होगी, लेकिन वो सरकार पैरालाइज सरकार होगी। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी 19 जैसे पार्टी बना तब से लेकर उनका ये वादा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 77 से लेकर के 91 में जब ये विधानसभा बना तब भी उन्होंने कहा था कि ये विधानसभा अधूरा विधानसभा है, इस विधानसभा में पूरा स्टेट होना चाहिए। 2003 में उन्होंने बिल पास किया था, और आज वो पार्टी ये कह रही है कि हम दिल्ली के जो अधिकार हैं उसको भी छीन लेंगे। तो 2013 जो उनका अपना स्टैंड, तो स्टैंड से पीछे हटिए। कैसे भरोसा करेगा दिल्ली की जनता आप पे? ये कह रहे हैं 22 से 47 तक हम अमृतकाल मनाएंगे। अमृतकाल नहीं, आपातकाल ले आएंगे आप। जो आपका स्टैंड शुरू से था उससे आप वापस हो गए, तो क्या अमृतकाल लेकर आएंगे आप? मैं देश की जनता को भी आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पे अगर ये भरोसा करा तो ये देश को ये आपातकाल की तरफ ले जाएंगे, निरंकुशता की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए 2024 के चुनाव में ऐसी पार्टी को, ऐसे निरंकुश मनस्ता के लोगों को, उनको सबक सिखाना चाहिए। बस इतना ही निवेदन। और मैं चुने हुए विधायक होने के नाते पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि लगातार हमारे जनता ने हमें वोट किया, और इसलिए वोट किया है कि हम उनका काम करा पाए। आपने उस जनता के उम्मीदों को पानी फेरा है। दिल्ली की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा आभार।